all built into one person, which is very difficult to do. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो हमारे लोकतंत्र की नींव को झकझोर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेटा से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और चुनाव आयोग की चुप्पी की। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर चुनाव आयोग को यह आदेश क्यों देने की जरूरत पड़ी कि ईवीएम का डेटा डिलीट न किया जाए। क्या यह संकेत है कि चुनाव आयोग कुछ छिपाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे चुनाव वास्तव में निष्पक्ष हैं? आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि यह सिर्फ एक कानूनी मामला है या फिर भारतीय लोकतंत्र पर मंडराते किसी बड़े खतरे की आहट। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती चुनाव आयोग को क्यों डांटना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट न किया जाए और न ही उसमें कोई नया डेटा डाला जाए। अब सवाल यह है कि यह आदेश क्यों देना पड़ा? क्या चुनाव आयोग आमतौर पर चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट कर देता है? अगर हां, तो क्यों? सोचिए, एक मशीन जिसका काम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, उसकी मेमोरी को चुनाव के बाद साफ कर दिया जाता है। यह बात किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। एडीआर और कांग्रेस नेताओं की याचिका, डर की असली वजह। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इन याचिकाओं में क्या मांगा गया था? ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाए कि वो ईवीएम के डेटा को किस तरह से हैंडल करता है। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है तो उसमें जांच करवाने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? फिर चुनाव आयोग इस मुद्दे पर टाल मटोल क्यों कर रहा है? क्या यह डर है कि अगर माइक्रो कंट्रोलर की जांच हुई तो कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो सत्ता के गलियारों में भूचाल ला देगा? चुनाव आयोग की सफाई, कोई विवाद नहीं, तो फिर कोर्ट क्यों गया मामला? सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से सवाल किया कि ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बर्न करने की प्रक्रिया क्या है, तो आयोग की ओर से जवाब आया, इसमें कोई विवाद नहीं। वाह भाई वाह, जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? अगर सब कुछ इतना साफ सुथरा है तो फिर एडीआर और कांग्रेस नेताओं को याचिका क्यों दायर करनी पड़ी? दरअसल चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव हारता है और उसे ईवीएम में गड़बड़ी की शंका होती है तो इंजीनियर से जांच करवाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक बार ईवीएम की मेमोरी डिलीट कर दी जाती है तो फिर जांच क्या खाक होगी? ईवीएम विवाद, विपक्ष का शक और जनता की चिंता। अब ये कोई नई बात नहीं है कि विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। हर चुनाव के बाद कोई ना कोई दल कहता है कि ईवीएम से छेड़खानी हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने कहा कि कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आईं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में बसपा और सपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप ने भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। अगर हर चुनाव के बाद यह सवाल उठता है तो इसका मतलब साफ है कि जनता का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा डगमगा रहा है और अगर ईवीएम को पारदर्शी बनाना है तो उसका डेटा सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ईवीएम डेटा डिलीट करने की नीति, चुनाव आयोग की गहरी चाल। अब एक और अहम सवाल है, क्या चुनाव आयोग हर चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट कर देता है? अगर हां, तो क्यों? क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पुराना डेटा भविष्य में दोबारा न देखा जा सके? क्या यह किसी संभावित गड़बड़ी के सबूतों को मिटाने का तरीका है, या फिर यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जैसा चुनाव आयोग दावा करता है? अगर चुनाव आयोग ईवीएम का डेटा सुरक्षित नहीं रखता तो फिर मतगणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता कहां रह गई? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लोकतंत्र की जीत या छिपे राज की पोल? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दो चीजें दिखाता है। पहली, चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए, और दूसरी, अगर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर संदेह का साया है। अब चुनाव आयोग के पास भी दो रास्ते हैं, या तो वो पूरी पारदर्शिता अपनाकर जनता को भरोसा दिलाए कि ईवीएम से छेड़खानी नहीं हुई, या फिर वो इसी तरह गोलमोल जवाब देता रहे और जनता का शक बढ़ता रहे। क्या होगा आगे?
इस मामले पर 3 मार्च से अगली सुनवाई होगी और तब यह तय हो सकता है कि चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा डिलीट करना है या नहीं, या क्या कदम उठाने होंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि अगली सुनवाई में क्या होगा। असली सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग अपने रवैये में बदलाव करेगा। क्या वो ईवीएम डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने की गारंटी देगा। क्या वो ये स्पष्ट करेगा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी से कोई छेड़खानी नहीं की जाती। क्या वो हारने वाले उम्मीदवारों को सही तरीके से जांच के अवसर देगा। अगर चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं देता तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जवाब जनता मांग रही है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है और जब जनता सवाल पूछती है तो संस्थाओं को जवाब देना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक शुरुआत है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब जनता खुद अपने वोटिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर जोर देगी। What do I say? As a colleague who have known last 6 years, Justice Rishikesh Roy, shared the collegium with him. I know his intellect. I know his sense of balance. Mr. Sibal said he was a complete judge. No, he was a complete man. His sense of humor, to make things easy, his balanced approach, whether it's the court or otherwise, was extraordinary. That apart, his patience, his demeanor, his calmness has an impact on all of us whenever we interact with him. And you feel that you're talking to a person who has knowledge and wisdom. As a judge, there's 3-4 words I can phrase him in. It will be legal acumen, knowledge, reasonableness, and practicality, all built into one person, which is very difficult to get. Somebody said he's like Buddha, but he is disciplined. It requires a lot of equanimity and balance and sense of justice to be able to do this. Coupled with the sense of compassion he had, and which got reflected in his judgments, dealing with issues of when you're dealing with human beings. That apart, he's an all-round. Be it sports, be it music, be it books, and whatnot. I think it's very difficult to find a person like him be on the bench, because invariably most of us get drawn towards more black and white work rather than other things. So he's maintained that balance. Personally, I've had occasions when we share a dinner or something, and our conversations were always very widespread. And I also came to know about his interest in stories about partition. And he borrowed some books and went through and came back to me and we gave his thoughts about it. He's a remarkable person. We'll all miss him as far as the bench is concerned, but he's bound to be here. He's bound to be in our hearts. His memories will linger on for a long time, almost with all of us. We're present here in huge numbers, and I can tell you, people on the bench will also remember him for a long time. Thank you for being part of us, Justice Roy. My brothers. I would also like to say a few words. I met Justice Roy long ago at the National Judicial Academy in Bhopal. I was a rookie judge then, and he was 2 years senior to me. But he was then as he is now, grounded, good-natured, and completely without airs. He immediately wrote an affectionate letter to me back at Hyderabad. I received the letter. He added me to his mailing list, the Atman magazine, which he had brought out in Guwahati High Court. I would regularly receive it every month. He has been a dear friend to me through the years, though we did not really keep in touch once he moved on. He went on to Kerala. Today, as he lays down his judicial hat, I would like to tell you about some of the other hats that he has worn and he still wears that you may not be aware of. He was a Delhi public school student and he was a champion hockey player and a footballer. He represented his school in
major events in both the sports. And on one occasion, when Delhi Public School beat Modern School in a football match, he was solely responsible for it. And the school declared a holiday on that occasion. And I'm told that all the dipsites, as the DPS students call themselves, they all remember that. The people of that era still remember him for that great event and the celebration that followed. Then today, now he is an avid golfer, as some of you may know. And I'm sure he'll become a champion at that sport also, now that he'll have a lot more time to spend on the golf course. He is a voracious reader and he generously gifts books to all the guests who visit him at home. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।